Hello students, in this lecture we will discuss about cylindrical coordinates. लास्ट लेक्चर में हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए थे। इस चैप्टर में हम दो स्पेशल टाइप के कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की। कोई पॉइंट है स्पेस में, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट में हम उसको एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। लेट दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट तक आप कैसे पहुँचते हो? अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कह रहे हो, उसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, आप एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज दिस इज़ एक्स यूनिट। उसके बाद आप y की डायरेक्शन में y यूनिट ट्रैवल करते हैं। y आपका इसके अलोंग है, इस डायरेक्शन के अलोंग, तो y की डायरेक्शन के अलोंग आप y यूनिट ट्रैवल करते हो। उसके बाद आप z डायरेक्शन के अलोंग z यूनिट ट्रैवल करते हो। दिस इज़ z यूनिट ट्रैवल करते हो z डायरेक्शन के अलोंग। इस तरह से आप x y z पॉइंट तक रीच करते हो। ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया, आप एक्स एक्सिस के अलोंग आपने स्मॉल एक्स यूनिट डिस्टेंस कवर किया, फिर आप वहाँ से वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग आपने वाई यूनिट डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ से आपने जेड एक्सिस के अलोंग जेड यूनिट डिस्टेंस कवर किया। इस तरह से आप इस पॉइंट तक पहुँचे। तो कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो है वो सिमिलर रहता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जैसे आपके पास अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, अब हम पॉइंट ले रहे हैं, ये सपोज़ एक्स एक्सिस है, ये सपोज़ वाई एक्सिस है। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, इसका मीनिंग क्या है कि आप ओरिजिन से आपने चलना स्टार्ट किया, आपने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया स्मॉल एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग आपने वाई यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग एक्स यूनिट डिस्टेंस कवर करते आप यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद आप यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग वाई यूनिट डिस्टेंस कवर करोगे तो आप इस पॉइंट तक पहुँच जाते हो। अब अगर इस पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखें तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ से हम इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं r, और इस लाइन का अब हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले लेते हैं थीटा। तो इस पॉइंट को हम r और थीटा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट, p पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगी, और एक्स वाई इस पॉइंट के कार्टीजियन कोऑर्डिनेट। हमने रिलेशन भी देखा था कि हम एक्स वाई को आर और थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं और आर और थीटा को एक्स वाई की टर्म में। अब हम जो है अगर कोई पॉइंट स्पेस में गिवन है उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है पोलर कोऑर्डिनेट से, सो हमने ये रिकॉल कर लिया। अब सपोज ये कोई पॉइंट है, दिस इज़ पॉइंट एक्स वाई जेड। ये हमने एक्स एक्सिस ले ली, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस। तो अभी हमने डिस्कस किया, अगर हमने इसको कार्टीजियन कोऑर्डिनेट में लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? आपने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, एक्स यूनिट आप एक्स एक्सिस के अलोंग चले, फिर आपने वाई यूनिट डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग कवर किया, उसके बाद आपने जेड यूनिट डिस्टेंस स्मॉल जेड यूनिट डिस्टेंस जेड एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किया। दिस इज स्मॉल एक्स, दिस इज स्मॉल वाई, दिस इज स्मॉल जेड। अब यहाँ पर हम इस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाह रहे हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम रो फाई और जेड से किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। जहाँ पर रो हमारा होता है एक्स वाई प्लेन में, ये जो पॉइंट आया ये डिस्टेंस हमारा होता है रो, और फाई होता है हमारा ये जो रो वाली लाइन है इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज़ दिस, ये हमारा फाई होता है। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा होता था, आर आपका एक्स वाई प्लेन में होता था, आर आपका
ओरिजिन से जो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट होता था P, उस पॉइंट का डिस्टेंस होता था, और थीटा होता था उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। यहाँ पर रो क्या है, एक्स वाई प्लेन में जो आपको यहाँ पॉइंट मिला, जब आपने एक्स यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किया, वाई यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किया, आपको ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट का डिस्टेंस हम ओरिजिन से ले वो हमारा रो होता है, और ये जो लाइन आई है इसका हम अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले तो वो ये हमारा एंगल होता है फाई। जैसे थीटा हमारा एंगल होता था, जो हमारी लाइन आती थी जब हम ओरिजिन को पॉइंट P से ज्वाइन करते थे, उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता था वो हमारा थीटा होता था। यहाँ पर जो हमारी लाइन आई है एक्स वाई प्लेन में, दैट इज़ दिस, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जब हम एंगल एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं तो वो फाई आ गया। उसके बाद जेड हमारा एक्स वाई जेड, ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे कार्टेशियन सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जेड आपका सेम ही रहता है, जेड आपका ये डिस्टेंस रहता है, यहाँ पर भी जेड आपका ये डिस्टेंस रहता है। मीन्स अगर आपके पास कोई पॉइंट है स्पेस में, उसको आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हैं, रो फाई जेड की टर्म्स में लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई प्लेन में जब आपने एक्स यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया वाई एक्सिस के अलोंग, जो आपको जो पॉइंट मिला दैट इज़ रो, ये पॉइंट मिला, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से लिखा तो वो आपको रो पॉइंट मिल गया। फिर उस लाइन का एंगल आपने देखा एक्स एक्सिस के साथ तो आपको फाई मिल गया, और जेड आपका सेम रहता है। उस पॉइंट का हम डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया था जब आप एक्स और वाई के अलोंग मूव किया था आपने डिस्टेंस, उसके बाद आप देखते हो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स का, तो वो z है, तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट आता है वो आपका z आ जाता है। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, दिस इज़ रो, दिस इज़ फाई, ये आपका x है, ये आपका y है। आपने ये y यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया था, यहाँ x डिस्टेंस ट्रैवल किया था, और ये आपका z है। अब यहाँ पर हम x, y और z को रो फाई और z की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में, और ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यहाँ पर हम x, y, z को रो फाई और z की टर्म्स में लिखेंगे। यहाँ पर देखो आप, ये आपका एंगल है, दिस इज़ फाई, दिस इज़ रो, ये आपका y है, और ये आपका x है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपकी x एक्सिस है। ये देखो, ये जो लाइन है ये x एक्सिस के अलोंग है। अब ये जो डिस्टेंस है ये y एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। सो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये आपका y है, ये y यूनिट डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल किया था, ये डिस्टेंस आपका x है। तो इस लेट दिस इज़ O, तो यहाँ पर, और ये हमने मान लिया लेट दिस इज़ A, OAQ ट्रायंगल में आप यहाँ से x को लिख सकते हैं, x बाई रो इक्वल्स टू कोस फाई। कोस फाई क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपका x है, हाइपोटेन्यूज रो है, तो x बाय रो कोस फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी रो कोस फाई। अगेन ये आपका y था, ये रो है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, y बाय रो को आप क्या लिख सकते हैं, साइन फाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो साइन फाई, दैट इज़ दिस। z की वैल्यू आपकी z ही है, z यहाँ पर सेम ही है। सो यहाँ पर आप x y z को रो फाई और z की टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से आप रो फाई और z को भी x और y की टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये x है, ये y है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप रो को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने रो को x और y की टर्म्स में लिख दिया। इसी तरह से जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में करते हैं उसी तरह से ही है। आप फाई को लिख सकते हो, वहाँ पर आप क्या लिखते थे, टेंजेंट थीटा को y बाई एक्स, यहाँ पर टेंजेंट फाई को लिख लेंगे y बाई एक्स, थीटा की जगह सिर्फ y है, तो फाई आपने लिख लिया टेन इनवर्स बाई बाई एक्स, और z की जगह तो z ही है। तो आपने x और y को रो फाई की टर्म्स में लिख लिया, रो फाई को x और y की टर्म्स में भी लिख सकते हो आप, z सेम ही है आपका। सो हम कह सकते हैं रो फाई z इस एक्स वाई जेड पॉइंट के कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पर अगर हम ये देखें, रो फाई और z हमारे स्पेस में कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। रो जो है आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका 0 या 0 से बड़ा हो सकता है।
सो रो आपका ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो सकता है। ये जो फाई है ये एंगल है इन दो लाइन के बीच में। ये जो लाइन है आपकी, अभी ये लाइन यहाँ पर है, ये लाइन हो सकता है यहाँ हो या फिर यहाँ हो या फिर यहाँ हो, मीन्स ये लाइन इसी प्लेन में लाई करेगी। तो जो मैक्सिमम एंगल है वो कितना हो सकता है, 360 हो सकता है। तो एंगल जो है आपका 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। जो z है ये आपका, ये जो हाइट है ये आपकी जो z की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ही हो सकती है। जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी, जो z की वैल्यू है, जो ये z लेंथ है, ये आपकी अगर आप इसको नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग ले जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी तक ही जा सकती है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी तक ही जा सकती है। नाउ वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड कोऑर्डिनेट सरफेसेस एंड कोऑर्डिनेट कर्व्स। अब यहाँ पर देखो, जो हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स लिए थे वो हमारे E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप थे। अब यहाँ पर जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होंगे वो हम डिनोट कर रहे हैं ई रो कैप, ई फाई कैप, ई जेड कैप। जो हमारा ई रो कैप है दैट इज unit tangent vector to the row curve, E phi is unit tangent vector to the phi curve and E z is unit tangent vector to the z curve। तो सबसे पहले आपको कर्व पता होने चाहिए। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कर्व्स है वो हम डिफाइन करेंगे। जैसे E1, E2, E3 वहाँ आपने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स लिए थे, तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स आपके U1 कर्व पे टेंजेंट थे, U2 कर्व पे टेंजेंट थे और U3 कर्व पे U1 कर्व पे टेंजेंट थे, V कर्व पे टेंजेंट थे, W कर्व पे टेंजेंट वेक्टर्स थे। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कर्व्स है पहले हम वो डिफाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे उनके अलोंग हमारे यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स क्या आएंगे। सो अगर आप रो को कांस्टेंट ले ले, जैसे वहाँ पर आप क्या करते थे कोऑर्डिनेट सरफेसेस के लिए, u इक्वल्स टू C1 है, v इक्वल्स टू C2 है, w इक्वल्स टू C3 है। u v w आपके एक्स वाई जेड के कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स थे। अब यहाँ पर अगर आप u को कांस्टेंट ले रहे थे तो आपको सिर्फ u कांस्टेंट लिया था, v और w वेरी कर रहा था, आपको एक सरफेस मिली थी कोऑर्डिनेट सरफेस। इसी तरह से जब v को कांस्टेंट ले रहे थे तो आपको एक और कोऑर्डिनेट सरफेस मिल गई थी, और w को जब आपने कांस्टेंट लिया तो आपको थर्ड कोऑर्डिनेट सरफेस मिल गई थी। यहाँ पर आप u v w को कांस्टेंट ले रहे थे। अब यहाँ पे आपके जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ रो, फाई एंड जेड। तो आप एक बार रो को कांस्टेंट लोगे, देन फाई को कांस्टेंट लोगे, देन जेड को कांस्टेंट लोगे, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट सरफेसेस मिलेगी। सबसे पहले हम रो को कांस्टेंट ले रहे हैं। अगर रो को कांस्टेंट लेंगे उस केस में देखते हैं जो हमारी कोऑर्डिनेट सरफेस है वो क्या आएगी। हम यहाँ पर रो को कांस्टेंट ले रहे हैं, ये रो आपने फिक्स कर दी, एक बार कुछ भी वैल्यू लेके फिक्स कर दी। सपोज़ रो की वैल्यू अगर 5 है, 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स अगर फिक्स कर दी, ये लाइन तो फिक्स हो गई। अब ये एंगल पर वेरी कर रहा है, फाई वेरी कर रहा है और जेड भी वेरी कर रहा है। उस केस में जो हमारी सरफेस आएगी वो हम देखेंगे, हमारी जो सरफेस बनेगी वो सिलेंडर बनेगी। देखो रो आपकी फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है, बट ये फाई वेरी कर रहा है, तो ये जो लाइन है इसकी लेंथ तो फिक्स हो गई, बट ये लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, बट लेंथ फिक्स हो गई 5 यूनिट्स। बट जो ये एंगल है वो फिक्स नहीं है, इसलिए ये लाइन कहीं भी रोटेट कर सकती है 0 से 2 पाई के बीच में। अब z की बात करें, क्योंकि z भी वेरी कर रहा है तो ये z आपका इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक कहीं भी लाई कर सकता है। तो इस केस में जो आपका ये डिस्टेंस है, जस्ट ये डिस्टेंस आपका ओरिजिन से ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा, बट ये जो लाइन है वो कहीं भी मूव कर सकती है। और ये जो हाइट है z की हाइट, वो भी आपकी जो ये डिस्टेंस है वो भी आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रेंज में हो सकता है। सो इस केस में जो आपकी कोऑर्डिनेट सरफेस बनेगी वो एक सिलेंडर बनेगी। अगर आप फाई को कांस्टेंट ले, मीन्स ये एंगल आपने कांस्टेंट ले लिया कि ये जो लाइन है एंगल फिक्स रहेगा। रो वेरी कर सकता है, ये लाइन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और बड़ी हो सकती है, मीन्स रो वेरी कर सकता है, बट ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन यही रहेगी। जेड भी वेरी कर रहा है, जेड आपका
फिक्स नहीं है, सिर्फ फाई फिक्स है, जस्ट ये एंगल फिक्स है। तो ये लाइन रहेगी यहीं पर, लाइन की लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। और ये जेड है ये भी वेरी कर सकता है, जेड की वैल्यू लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। जेड आपका फिक्स नहीं है। उस केस में जो आपका सरफेस बनेगा वो एक प्लेन बनेगा। देखो ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, तो इनसे एक प्लेन बनेगा इस तरह का। नेक्स्ट केस में z को हम कांस्टेंट लेंगे। z को जब हम कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पर आपका रो वेरी कर रहा है, ये लाइन आपकी छोटी बड़ी किसी भी साइज़ में हो सकती है अब, क्योंकि रो वेरी कर रहा है, फाई भी वेरी कर रहा है, ये लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, बट z आपका फिक्स है। एक बार जो z की वैल्यू ले ली वो ले ली। सपोज़ z की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली, सपोज़ z 2 है, तो ये वैल्यू थ्रू आउट 2 ही रहेगी। मीन्स जो पॉइंट है वो आपका कहाँ रहेगा, रो, फाई और 2। मीन्स जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2 हो गया। रो और फाई वेरी कर रहे हैं, उस केस में जो आपको सरफेस मिलेगी वो सरफेस होगी एक प्लेन होगी, क्योंकि रो और फाई वेरी कर रहे हैं। जब फाई वेरी कर रहा है और रो वेरी कर रहा है, तो ये लाइन आपकी इस तरह से प्लेन में कहीं भी हो सकती है, और इसकी लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है। कोई लाइन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। फाई आपका एंगल भी वेरी कर सकता है। इस केस में आपको एक प्लेन मिलेगा परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो इस तरह की कोऑर्डिनेट सरफेसेस आपको मिलती हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब कोऑर्डिनेट कर्व की बात करें, कोऑर्डिनेट कर्व आपको कब मिलते थे, आपके पास सरफेसेस थे यू इक्वल, अगर हम जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, आपके पास सरफेसेस थी u इक्वल्स टू c1, v इक्वल्स टू c2, w इक्वल्स टू c3। यहाँ पर अगर हम u को कांस्टेंट ले लें, v को कांस्टेंट ले लें, तो उनका इंटरसेक्शन ले लें, उनका इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता था, w कर्व मिलता था, एक कर्व मिल जाता था। इसी तरह u इक्वल्स टू कांस्टेंट एक ये सरफेस है, w इक्वल्स टू c3 एक ये सरफेस है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें v कर्व मिलता था। यहाँ पर भी रो कांस्टेंट ले लिया, फाई कांस्टेंट ले लिया, इनके इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा, z कर्व मिलेगा। इसी तरह से रो कांस्टेंट है, अगर z कांस्टेंट है तो इनके इंटरसेक्शन से हमें फाई कर्व मिलेगा, और अगर z कांस्टेंट है और फाई कांस्टेंट है, इनके इंटरसेक्शन से हमें रो कर्व मिलेगा। इस तरह से 3 कर्व्स आपको मिलेंगे। देखो अगर रो कांस्टेंट है और फाई कांस्टेंट है, रो और फाई आपके कांस्टेंट है, उस केस में ये पॉइंट तो आपका फिक्स हो गया, क्योंकि रो भी फिक्स है, फाई भी फिक्स है, मीन्स ये पॉइंट तो फिक्स हो गया। वेरी क्या कर सकता है, जेड वेरी कर सकता है। जब जेड वेरी करेगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। रो और फाई फिक्स है, तो ये सपोज़ ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है रो एंड फाई, तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया, एक पॉइंट मिल गया आपको। बट जेड यहाँ वेरी कर सकता है, तो आपको इस केस में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जो आपका जेड करवाएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह से हम देखते हैं जब रो कांस्टेंट है और जेड कांस्टेंट है, ये रो आपका कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, और जेड भी कांस्टेंट है, मींस ये जेड भी कांस्टेंट है। अब फाई आपका वेरी कर सकता है, मींस एंगल वेरी कर सकता है, बट ये लेंथ आपकी सेम रहेगी। एंगल वेरी कर सकता है, तो इससे क्या बनेगा आपका, क्योंकि एंगल 0 से 2 पाई तक जा सकता है, इसके आपको एक सर्कल मिलेगा। जो आपका फाई कर्व होगा वो एक सर्कल होगा। जब आपका z कांस्टेंट है और फाई कांस्टेंट है, उस केस में देखते हैं जो रो कर्व है वो हमारा किस तरह का होगा। z और फाई यहाँ कांस्टेंट है, ये एंगल कांस्टेंट है, मीन्स ये जो लाइन है इसका एंगल यही रहेगा, और z भी कांस्टेंट है। आपका रो वेरी कर रहा है, रो वेरी कर रहा है, सिर्फ रो ही वेरी कर रहा है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। रो की वैल्यू ये हो सकती है, रो की वैल्यू यहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है, बाकी z कांस्टेंट है, फिक्स है, तो जस्ट रो ही वैरी करेगा, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और उसको हम कहेंगे रो कर्व। तो 3 तरह के हमें कर्व मिल गए, दैट इज़ जेड कर्व, फाई कर्व और रो कर्व। यहाँ पर आप देख रहे हो जो कर्व है वो ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो। जैसे कार्टीज़न कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके कर्व्स होते थे वो स्ट्रेट लाइन होते थे, प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन सी आती थी। तो यहाँ पर जेड कर्व और रो कर्व तो स्ट्रेट लाइन है, बट फाई कर्व जो है वो क्या है, एक सर्कल है। नेक्स्ट हम आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम x को रो कोस फाई, y को रो साइन फाई और z को z लिख सकते हैं।
आर हमने ले लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड। सो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, सो ये आपका आर वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर जो आर वेक्टर है वो फंक्शन बन गया रो फाई जेड का। जैसे आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में लिखते थे आर वेक्टर इज़ ए फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, वहाँ पर यू वी डब्ल्यू आता था जब जनरल केस आप कर रहे थे। अब डी आर को हम लिख सकते हैं करली आर बाई करली रो इंटू डी रो, करली आर बाई करली फाई इंटू डी फाई, करली आर बाई करली जेड इंटू डी जेड। आर का रो के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं। आर को रो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस फाई आई और यहाँ से साइन फाई जी डी रो एज इट इज़। देन आर को फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा रो माइनस साइन फाई और यहाँ से कोस फाई, रो कोस फाई हो जाएगा इंटू डी फाई। करली आर बाई करली जेड हो जाएगा डी जेड। तो ये डी आर हो गया आपका कोस फाई डी वाई, कोस फाई डी रो को आपने यहाँ लिख लिया और ये आपका हो जाएगा माइनस रो साइन फाई डी फाई आई कैप। आई कैप वाली टर्म सेपरेट कर ली, जे कैप वाली टर्म सेपरेट कर ली और के कैप वाली टर्म्स आपने अलग से लिख ली। सो के कैप वाली टर्म तो सिर्फ यही आ रही है और जे कैप वाली टर्म्स ये दोनों आ रही है, इनको आपने कंबाइन कर लिया। आपने डी आर फाइंड आउट कर लिया। आर्क लेंथ क्या होती है डी एस, और यहाँ पर हम डी एस स्क्वायर को लिख सकते हैं डी आर डॉट डी आर। डी आर आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो, तो डी आर डॉट डी आर जब करेंगे आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आप ले सकते हैं डी आर का डी आर के साथ। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। दिस इज कोस स्क्वायर फाई डी रो स्क्वायर, दिस इज रो साइन स्क्वायर फाई रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डी फाई स्क्वायर। यहाँ से एक टर्म आएगी -2 कोस फाई साइन फाई रो डी फाई डी रो, इस टाइप की टर्म आएगी। इस तरह से यहाँ पर यही टर्म प्लस में आएगी 2 साइन फाई डी रो कोस फाई डी फाई 2 टाइम्स आएगी, तो वो -2 टाइम और +2 टाइम कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग जो 2 टर्म्स आएगी होल स्क्वायर से, दैट इज़ दिस जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया डी रो स्क्वायर। ये 2 टर्म्स आपने कंबाइन कर ली, तो कोस स्क्वायर साई फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आपका 1 हो गया। सो दिस इज डी रो स्क्वायर और यहाँ से डी फाई स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे यहाँ से आपका आएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और यहाँ से रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। तो ये डी एस स्क्वायर हो गया डी रो स्क्वायर और यहाँ से रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर और यहाँ से डी जेड स्क्वायर। अब हम स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। डी एस स्क्वायर जब आपने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जब जनरल केस किया था तो डी एस स्क्वायर आपका आया था h1 स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी डब्ल्यू स्क्वायर, इस तरह का आया था। जब आप यू वी डब्ल्यू में चेंज कर रहे थे तो डी एस स्क्वायर आपका इस फॉर्म में आया था। अब आप रो फाई और जेड में चेंज कर रहे हैं तो ये आपके डी रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आए हैं, जो इनके कोफिशिएंट होते थे h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर h3 स्क्वायर। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब कंपेयर करोगे इसको, हम अगर इसको कंपेयर करें h1 स्क्वायर डी रो स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर डी फाई स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, सो h1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी, h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी रो और h3 की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ये हमारे हैं स्केल फैक्टर्स। तो स्केल फैक्टर्स हमने देखा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे आए 1 रो एंड 1। इनको हम रो एच फाई और एच जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे रो फाई जेड हैं। यहाँ पर h1 h2 h3 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ ऑर्थोगोनल। हम प्रूव करेंगे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। नाउ आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स हमारा रो कोस फाई होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, वाई इज रो साइन फाई, जेड की वैल्यू जेड ही रहती है। अब हम टेंजेंट वेक्टर रो कर्व पे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा करली आर बाई करली रो। जिस तरह आप टेंजेंट वेक्टर यू कर्व पे फाइंड आउट करते थे करली आर बाई करली यू, टेंजेंट वेक्टर वी कर्व पे फाइंड आउट करते थे करली आर बाई करली वी, और डब्ल्यू कर्व पे करली आर बाई करली डब्ल्यू। वहाँ पे आपको यू वी डब्ल्यू 3 कर्व्स होते थे। यहाँ पर आपके जो 3 कर्व्स है दैट इज़ रो कर्व, फाई कर्व, जेड कर्व।
तो टेंजेंट वेक्टर अगर रो कर्व पे फाइंड आउट करें तो वो आएगा कर्ली आर बाय कर्ली रो, तो वो हो जाएगा कोस फाई आई प्लस साइन फाई आई जे। टेंजेंट वेक्टर फाई कर्व पे फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली फाई, फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो कोस फाई आई जे। जेड वेक्टर, जेड कर्व पे टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली जेड एंड कर्ली आर बाय कर्ली जेड इज के कैप। अभी आपने टेंजेंट वेक्टर्स फाइंड आउट किए रो फाई और जेड कर्व पे, देन नाउ वी विल फाइंड आउट यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग रो कर्व हमारा हो जाएगा, इन्हीं टेंजेंट वेक्टर का हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, इनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली रो ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर बाय कर्ली रो। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर रो कर्व को हम डिनोट कर रहे हैं ई रो से। जैसे यू कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर को हमने वहाँ ई वन कैप से डिनोट किया था, वी कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर को हम ई टू कैप से डिनोट कर रहे थे, और डब्ल्यू कर्व के अलोंग जो टेंजेंट वेक्टर था उसको वहाँ हम ई थ्री कैप से डिनोट कर रहे थे। यहाँ जो हमारा रो कर्व के अलोंग यूनिट टेंजेंट वेक्टर है उसको हम ई रो कैप से डिनोट कर रहे हैं, और वो हमारा हो जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली रो ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर बाय कर्ली रो। और कर्ली आर बाय कर्ली रो की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट। तो ये आपका आ गया ई रो वेक्टर। इसी तरह से ई फाई वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग फाई कर्व हो जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली फाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर बाय कर्ली फाई, और यहाँ से कर्ली आर बाय कर्ली फाई आ जाएगा माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कोस फाई जे कैप, दैट इज़ दिस। और डिनोमिनेटर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका ई फाई आ जाएगा। इसी तरह से ई जेड हो जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली जेड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर बाय कर्ली जेड, कर्ली आर बाय कर्ली जेड आपका के इक्वल है, दैट इज़ दिस। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। नाउ हमें प्रूव करना है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हम अगर ये शो कर दे कि ई रो डॉट ई फाई ज़ीरो है, ई फाई डॉट ई जेड ज़ीरो है, ई जेड डॉट ई रो ज़ीरो है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा ऑर्थोगोनल हो जाएगा। हमने डेफिनेशन की थी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, अगर हम कर्व्स पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करें और उनका वो आपस में परपेंडिकुलर हो, पेयर वाइज परपेंडिकुलर हो, और वी कैन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उस केस में जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ऑर्थोगोनल दिखाना है, तो जो यूनिट वेक्टर्स आए हमारे रो फाई और जेड कर्व के अलोंग उनको हम दिखाएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मींस उनके डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो पहले हमने ई रो डॉट ई फाई की फाइंड आउट किया, ई रो इज़ दिस कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप एंड ई फाई कैप इज़ माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई कोस फाई प्लस साइन फाई कोस फाई, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सो ज़ीरो आ जाएगा यहाँ से। ई फाई डॉट ई जेड कैप फाइंड आउट करेंगे, ई फाई कैप इज़ दिस माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाइव जे कैप, और ई जेड है आपका के कैप के इक्वल। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लोगे, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, जे वेक्टर का भी के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ज़ीरो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम ई जेड डॉट ई रो फाइंड आउट करेंगे, ई जेड की वैल्यू पुट कर दी, ई रो की वैल्यू। अगेन यहाँ पर जब आप आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, जब जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।